समाज की सच्चाई और राजनीति के दांव पेंच। कुछ लेखक होते हैं जो इन दोनों को अपनी कलम से एक साथ ले आते हैं। तो चलिए आज हिंदी साहित्य की एक ऐसी ही बेबाक आवाज मनु भंडारी की दुनिया में उतरते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये उनके उपन्यास महाभोज से हैं। और जानते हैं, ये हमें सीधे उस निराशा, उस हताशा के दिल में ले जाते हैं जिसके बारे में वो लिखा करती थीं। असल में ये पंक्तियां उनके लिखने के अंदाज की पूरी कहानी कह देती हैं। एकदम गंभीर, आलोचनात्मक और सच को बिना किसी लाग लपेट के कहने वाला। तो बात यह है कि मन्नू भंडारी सिर्फ एक लेखिका नहीं थी। आप कह सकते हैं कि वो एक समाजशास्त्री थीं। एक ऐसी समाजशास्त्री जो कहानियों के जरिए, आप कह लीजिए, आधुनिक भारत का एक तरह से एक्सरे कर रही थीं। उन्होंने ही तो हमें दिखाया कि कैसे एक घर के अंदर का तनाव और देश की संसद का तनाव असल में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके उस उपन्यास की जिसने भारतीय राजनीति के स्याह सच को सबके सामने लाकर रख दिया। नाम है महाभोज। देखिए, महाभोज को सिर्फ एक उपन्यास समझना ठीक नहीं होगा। ये तो 1979 की राजनीति का एक कड़वा दस्तावेज है, एक आईना है। ये किताब हमें सीधे सत्ता के उन गलियारों में खींच ले जाती है। आप जानते हैं, वो गलियारे जहां आदर्शों की तो बोली लगती है और सिद्धांतों को बस ताक पर रख दिया जाता है। मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में किया क्या? उन्होंने एक भ्रष्ट व्यवस्था के हर पुर्जे को लिटरली खोल कर रख दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ये फहरावा भ्रष्टाचार, मीडिया का गलत इस्तेमाल और सत्ता के लिए जो बेरहम लड़ाई चलती है ना, ये सब मिलकर एक आम इंसान की छोटी से छोटी उम्मीदों को भी रौंद डालते हैं। और ये बात उनके किरदारों में साफ दिखती है। जैसे महाभोज का किरदार है दा साहिब। वो सिर्फ एक नेता नहीं है, नहीं, वो तो उस पूरी सड़ चुकी खोखली राजनीतिक व्यवस्था का चेहरा है। यही तो उनकी खासियत थी। उनके पात्र सिर्फ इंसान नहीं रहते थे, वो एक बड़ी विचार का, एक बड़ी सच्चाई का प्रतीक बन जाते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मन्नू भंडारी का काम सिर्फ राजनीति के इस बड़े मंच तक ही सिमटा हुआ था? क्या उन्होंने सिर्फ सत्ता के गलियारों की ही बात की, या उन्होंने हमारे जैसे घरों के अंदर भी झांका? तो चलिए अब राजनीति के उस बड़े कैनवस से हटकर उनके एक और मास्टरपीस आपका बंटी की बात करते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है व्यक्तिगत रिश्तों की उथल-पुथल भरी दुनिया में। आपका बंटी, ये कहानी एक बच्चे के नज़रिए से लिखी गई है और सच कहूँ तो ये दिल दहला देती है। इसमें हम बंटी की आंखों से देखते हैं कि जब माता-पिता अलग होते हैं तो उनके ईगो और उनकी अपनी नई जिंदगियों के बीच एक मासूम बच्चा कैसे पिस कर रह जाता है। और यही इस उपन्यास का पूरा सार है, ये टकराव। देखिए, एक तरफ है बड़ों की दुनिया जिसमें ईगो है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, और दूसरी तरफ है एक बच्चे की छोटी सी मासूम दुनिया जिसे क्या चाहिए, बस स्थिरता और ढेर सारा प्यार। बस इन्हीं दो दुनियाओं का जो टकराव है ना, वही इस कहानी का दिल है। और यही मन्नू भंडारी की सबसे बड़ी खूबी थी। वो अपने किरदारों की जो अंदरूनी, जो भावनात्मक सच्चाई होती है ना, उसे पकड़ लेती थी। और शायद यही वजह है कि आपका बंटी आज भी उतनी ही रिलेटेबल, उतनी ही दिल को छू लेने वाली कहानी लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर उनके लिखने में ऐसा क्या था, क्या जादू था जो उसे इतना पावरफुल बना देता था? इसका जवाब छिपा है उनके लिखने के अंदाज में, उनके क्राफ्ट में। सबसे पहली बात, उनका व्यंग्य। उनका सटायर बहुत तीखा होता था। वो बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करती थी और व्यवस्था की कमियों पर, लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स पर ऐसा वार करती थी कि चोट भी लगती थी और वो सीधे तौर पर कुछ कहती भी नहीं थी। व्यंग्य के अलावा एक और चीज थी, सिंबल्स, यानी प्रतीक। वो प्रतीकों का इस्तेमाल कमाल का करती थी। मतलब उनकी कहानियों में एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज या कोई छोटा सा वाक्य असल में एक बहुत बड़ी इमोशनल या पॉलिटिकल सच्चाई का बोझ उठाए होता था। और इससे होता क्या था, कहानी में कई लेयर्स, कई परतें जुड़ जाती थीं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए, यहाँ लाक्षागृह की आग। अब ये सिर्फ एक आग नहीं है, नहीं, ये उस चुपचाप रचे जा रहे विनाशकारी षड्यंत्र का सिंबल है। एक ऐसा षड्यंत्र जो धीरे धीरे सबको जलाकर राख कर देगा। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं उनकी लेगेसी पर।
हिंदी साहित्य में मन्नू भंडारी की विरासत क्या है? उन्होंने क्या छोड़ा है हमारे लिए? देखिए, मन्नू भंडारी सिर्फ एक और कहानीकार नहीं थी, वो तो नई कहानी आंदोलन की एक लीडिंग आवाज थी। उन लोगों में से थी जिन्होंने उस पढ़ी लिखी, शहरी, काम करने वाली महिला को आवाज दी जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी। और सबसे जरूरी बात, उनका काम समाज का वो आईना है जो कभी कभी पुराना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं संघर्षों को दिखाता है जिनसे हम आज भी इसी वक्त जूझ रहे हैं। और आखिर में बस यही एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस दौर को देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दूसरी तरफ परिवार का स्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। ऐसे में क्या मन्नू भंडारी जैसी एक बेबाक, सच्ची आवाज की जरूरत हमें पहले से कहीं ज्यादा नहीं है? कभी सोचा है कि किसी एक इंसान की मौत राजनीति का इतना बड़ा खेल कैसे बन जाती है? आज हम मन्नू भंडारी के 1979 के मशहूर नॉवल महाभोज की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये वो कहानी है जो राजनीति, सत्ता और एक इंसानी ट्रेजेडी के बीच के उलझे हुए जाल को एक-एक करके खोलती है। और यही वो सवाल है जो इस नॉवल की और हमारे आज के इस विश्लेषण की भी बुनियाद है। आखिर होता क्या है जब किसी का दुख, किसी का गम दूसरों के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है? चलिए इस कड़वी सच्चाई की परतें खोल कर देखते हैं। हमारा पूरा विश्लेषण इसी नॉवल की गहराइयों पर टिका है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कहानी लिखी तो गई थी 1979 में, लेकिन आज भी ये उतनी ही असली लगती है। ये हमें सत्ता के खेल और राजनीतिक दांव-पेच की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जिसे देखकर शायद हम चौंक जाएं। तो चलिए इस कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिद्धों की दावत, मतलब कैसे एक मौत एक दावत में बदल जाती है। फिर राजनीतिक शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बिके हुए बिल्ले और कलम की, यानी कैसे सिस्टम घुटने टेक देता है। फिर हम जानेंगे कि सच की कीमत क्या होती है, और आखिर में देखेंगे कि ये नॉवल हमारे समाज के लिए एक आईना कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है सरोहा नाम के एक गांव से और एक मौत से। बिस्सू एक दलित नौजवान जिसकी लाश मिलती है, पर यह सिर्फ एक मौत नहीं है, ये तो वो चिंगारी है जो देखते ही देखते पूरे राज्य की सियासत में आग लगा देती है। इस नॉवल का नाम है महाभोज, मतलब एक बहुत बड़ी दावत। लेकिन ये खाने की दावत नहीं है, नहीं, ये वो दावत है जहां गिद्ध बनकर नेता एक लाश को नोच रहे होते हैं। बीसू की मौत उनके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का एक सीधा साधा टिकट बन जाती है। और जैसे ही बिस्सू की मौत की खबर फैलती है ना, फौरन सियासत की शतरंज की बिसात बिछ जाती है। एक तरफ है सत्ता में बैठी पार्टी, दूसरी तरफ है विपक्ष, और दोनों के लिए बिस्सू की लाश सिर्फ एक मोहरा है। एक ऐसा मोहरा जिसे अपनी अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करना है। यहीं पर इन खिलाड़ियों का असली चेहरा सामने आता है। देखिए, सबके सामने तो दोनों ही नेता बिस्सू के लिए न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे दास साहब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, और सुकुल बाबू वो तो इसी लाश पर पैर रखकर अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। मतलब असली पीड़ित, असली न्याय, ये सब तो इस खेल में बस मोहरे बनकर रह गए हैं। हमें इस मौके से फायदे की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेनी है। बस ये एक लाइन दास साहब की पूरी पॉलिटिक्स को समझा देती है। यहाँ हमदर्दी के लिए, न्याय के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ हर चीज, हर इंसान बस एक इस्तेमाल करने की चीज है, बस। अच्छा, अब बात करते हैं उन पिलर्स की, उन खंभों की जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका होता है, पुलिस और मीडिया। लेकिन इस कहानी में ये खंभे भी सत्ता के सामने झुक जाते हैं। यहाँ बिका हुआ बिल्ला यानी पुलिस है, और बिकी हुई कलम है मीडिया। देखिए, पुलिस जिसका काम है न्याय दिलाना, वो यहाँ न्याय का गला घोंट रही है। वो पूरी तरह सत्ता के इशारों पर नाचती है। सबूत मिटा दिए जाते हैं, गवाहों को डराया धमकाया जाता है, और सच को झूठ की एक मोटी चादर में लपेटकर दफन कर दिया जाता है। और इस खेल में पुलिस अकेली नहीं है। मशाल नाम का एक अखबार है, नाम तो मशाल है, जिसे सच की रोशनी दिखानी चाहिए थी, पर वो भी सत्ता का भोंपू बन चुका है। पत्रकारिता के सारे उसूल सब ताक पर रख दिए गए। ये अखबार अब सिर्फ सत्ता की भाषा बोलता है और सच को दफनाने में पूरी मदद करता है। लेकिन इस पूरे सियासी खेल में जब ये गिद्ध अपनी दावत उड़ा रहे हैं, तो असली कीमत कौन चुकाता है? कीमत चुकाते हैं वो आम लोग, जो या तो इस खेल में पिस जाते हैं या फिर सच बोलने की हिम्मत कर बैठते हैं। सब कुछ शुरू होता है उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण के साथ।
लेकिन जैसे ही सच की तरफ एक भी कदम बढ़ाया जाता है, ये पूरा का पूरा सड़ा हुआ सिस्टम अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है। और आखिर में सत्ता की इस भारी भरकम मशीन के नीचे सच को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। और इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक चेहरा है बिस्सू का पिता। उसके दुख को, उसके आंसुओं को सियासी मंच पर नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हमदर्दी का प्रतीक बनाकर पेश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ सत्ता को चुभने लगती है, उसे भी बेरहमी से चुप करा दिया जाता है। मतलब उसका दुख भी उस महाभोज का एक कोर्स बन जाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 40 साल से भी ज्यादा पुराना ये नॉवेल आज भी इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि ये आज भी हमारे समाज को आईना दिखाने का काम करता है? ये नॉवल दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स, पॉलिटिक्स, पुलिस, प्रेस और जनता अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। राजनीति जनसेवा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि शोषण का हथियार है। प्रेस सच के लिए नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा का जरिया है। और आम जनता, वो तो इस खेल में बस एक बेबस मोहरा है। और जैसा मैंने पहले कहा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है, ये नॉवल लिखा गया था 1979 में, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल आज की लगती है। सियासी मौका परस्ती, बेका हुआ मीडिया, सिस्टम का भ्रष्टाचार, ऐसा लगता है मानो कुछ बदला ही नहीं। ये कहानी सच में समय से परे है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, दशकों पहले लिखा गया ये नॉवल आज हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? जब हम इस आईने में झांकते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।